देखिए, आज का डे है 18 अप्रैल 18 अप्रैल, जो विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में इसको यूनेस्को के तत्वाधान में इसे घोषित किया गया। देखिए, आज के इस दिन की हम बात कर लेते हैं, जिसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है एक बात, और इसकी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है, कहाँ कहाँ से इसके प्रश्न देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव हर तरीके के प्रश्नों से संबंधित इसका ये टॉपिक बन सकता है, तो इसलिए इस पर थोड़ी सी हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं इस टॉपिक पे। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व विरासत दिवस का महत्व मान लीजिए या इसकी आवश्यकता, दोनों बात एक साथ ले सकते हैं हम कि इनकी ज़रूरत पड़ी क्यों विश्व विरासत दिवस के मनाने की। तो देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो इसलिए मनाया जा रहा है कि जिससे मानव अपने उद्भव काल से लेकर के, मानव अपने प्रारंभिक काल से लेकर के और आज तक जो उसने डेवलपमेंट किया, जो विकास किया है, वानर से लेकर के जो उसकी मानव तक की यात्रा है, इस यात्रा के दौरान उसने जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो उसने ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की हैं जिनके आधार पर उसके विकास को चिन्हित किया जा सकता है। अर्थात मानव के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण आधार रहे हैं, जो महत्वपूर्ण इस प्रकार की परंपराएं रही हैं, जिनके आधार पर हम मानव के उस समृद्धशाली इतिहास को देख सकते हैं, उनको ध्यान रखने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए और उनके बारे में आज की पीढ़ियों को बताने के लिए कि भाई देखिए, हम इस प्रकार से ऐसी ऐसी परिस्थितियों में रह करके और इस प्रकार का आज का आधुनिक विकसित स्वरूप हम प्राप्त कर गए हैं। ये जो चीज़ें हैं, इनको सबको ध्यान में रखने के लिए ये विश्व विरासत दिवस की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो ये जो मानव का अपने सभ्यता के विकास के दौरान और फिर जो सांस्कृतिक विकास उसने किया है उसके दौरान, जहाँ पर भी जो भी मील के पत्थर, माइलस्टोन रहे हैं, ऐसे कुछ पुरातत्व अवशेष हैं, कुछ ऐसे हमारे पास साहित्य हैं जो पुराने इन बातों के बारे में जानकारी हमें प्रस्तुत करते हैं, उनको हम यह अपनी धरोहर मानते हैं, उनको विरासत मानते हैं। और इन विरासतों को हम इसलिए सजों करके रखना चाहते हैं क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और वर्तमान के लोगों के लिए इस तरीके से एक उनके महत्व को संकेत करती हैं कि किस प्रकार से हम कैसी परिस्थितियों में रह करके अपने आप को विकसित करते आए हैं। देखिए, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि पर विचार करें, वैसे तो देखिए 1983 में 1983 में ये पहली बार विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे यूनेस्को के तत्वाधान में जो मनाया गया, लगातार मनाया। देखिए, हम अगर इसकी ऐतिहासिक परिदृश्य को देखें तो हम 1954 से 1954 से बात करते हैं। 1954 में मिस्र ने, इजिप्ट ने उनका एक बहुत बड़ा डैम है और बहुत बड़ी परियोजना है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आसवान परियोजना, आसवान डैम परियोजना, उसको लेकर के, उसके निर्माण को लेकर के कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई 1954 में। और आसवान बांध का जो कैचमेंट एरिया है, अर्थात उसका जो जल प्रवाह क्षेत्र जहाँ से उसको जल इकट्ठा करना है, वो कैचमेंट एरिया नाइल रिवर या नील नदी से संबंधित है। अब इस नील नदी वाले इस इलाके में उनको एक विशाल बांध बनाना था और बांध में और मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं जैसे वो सारे कार्यक्रम करने थे। तो अब ऐसी स्थिति में जब मिस्र ने ये काम प्रारंभ किया तो उस कैचमेंट एरिया को ध्यान में रख करके, उसको देख करके, देखिए अगर हम यूँ कहें कि ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है नाइल रिवर वाला, ये नील नदी वाले इस क्षेत्र में, यहाँ पर ये जो नाइल रिवर है इसका जो कैचमेंट एरिया है ना, इस कैचमेंट एरिया में, इस इलाके में, यहाँ पर यहाँ पर जब ये आसवान बांध बनाया जाना तय हुआ तो अब देखिए कि मिस्र और सूडान को एक चिंता हुई। क्या चिंता हुई? उनको ये चिंता होती है कि भाई ये जो इलाका है इसके जलभराव का जो क्षेत्र है, अर्थात इसका जो कैचमेंट एरिया है, वो यहाँ की ऐसी हजारों साल पहले की सभ्यताओं को नष्ट कर देगा, क्योंकि ये इलाका जलमग्न होगा। क्योंकि जब भी हम विशाल परियोजना इस तरीके की बनाते हैं तो उसमें जो झील बनती है, जो डैम को प्रदान करने वाला, जो जल प्रदान करने वाला एक जो उसका कैचमेंट एरिया होता है, जहाँ जहाँ से वो जल यह फैलाव प्राप्त करता है, वो जलमग्न होता चला जाता है।
ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुछ ऐसे विरासतें थी, कुछ ऐसे हेरिटेज थे जो कि आज से 8-10 हज़ार साल पहले की सभ्यताओं से संबंधित थे, जिसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र की महान सभ्यता कहते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में, इस माहौल में 1959 में मिस्र और सूडान ने, इजिप्ट और सूडान जो कि उस इलाके से संबंधित है, उन्होंने यूएनओ को ये आग्रह किया, यूनेस्को को ये आग्रह किया कि भाई इन साइट्स को संरक्षित कीजिए, इनको सुरक्षित कीजिए, ये विश्व की धरोहर हैं, ये हमारी धरोहर नहीं, ये विश्व की धरोहर हैं। और इसको लेकर के उन्होंने उनसे ये कहा। तो उसके पश्चात ये जो माहौल, अब यूनेस्को ने इसको लेकर के एक योजना बनाई और उनके जो महानिदेशक थे, तात्कालिक महानिदेशक, उन्होंने इसको लेकर के एक प्रोग्राम बनाया, विश्व के देशों से संपर्क स्थापित किया और वहाँ से उन्होंने फंडिंग करवाई, उनसे यह पैसा कलेक्ट किया, वित्त प्रबंधन की व्यवस्था की और फिर उसके पश्चात व्यापक परियोजना उन्होंने इस बात को लेकर के पूरे इलाके में वहाँ पर खुदाई के कार्यक्रम हुए और वहाँ पर जो भी यह पुरातत्व अवशेष मिल रहे थे और उनको सुरक्षित संरक्षित रखा गया, जो सामग्रियाँ मिल रही थी और जहाँ पर कुछ ऐसे जो पूजा स्थल, मंदिर जैसे वहाँ प्राप्त हो रहे थे, उनको स्थानांतरित किया गया। सेफ्टी यानी हाईली टेक्निक यूज करके, उच्च गुण जो वैज्ञानिक तकनीक है उसका उपयोग करके, आर्किटेक्ट टेक्निक्स को यूज करके उसको उस सेफ प्लेस पर शिफ्ट किया गया जहाँ पर वह जल भराव के क्षेत्र से दूर भी रहे और सुरक्षित भी रहे। तो इस तरीके से बहुत व्यापक यह कार्यक्रम, ये 1980 में 1980 तक ये कार्यक्रम चला वैसे तो, और 1980 में इसे फिर बाद में सफल घोषित किया गया और उसका मिस्र ने और सूडान ने ज़बरदस्त तरीके से यूएनओ का, यूनेस्को का इसके लिए आभार जताया। ये जो 1960 में जिस तरीके से ये यूनेस्को के तत्वाधान में ये इस प्रकार की व्यापक कार्य योजना प्रारंभ की गई, विश्व भर से फंडिंग लेकर के और ये काम के प्रारंभ किया गया और उसकी सफलता से उत्साहित होकर के ये यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक इस प्रकार का सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने का एक व्यापक परिचर्चा प्रारंभ कर दी। उसी माहौल में, उसी पृष्ठभूमि में कई अन्य जगहों पर भी इस प्रकार से एक्सपर्ट्स के द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। इनमें एक महत्वपूर्ण विचार 1965 का संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई उसे व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में जो कार्य योजना प्रस्तुत की गई, उसी प्रकार का जो विचार है वो 1968 में 1968 में IUCN के द्वारा भी उसी प्रकार के, लगभग उसी प्रकार के यह विचार या कार्य योजना प्रस्तुत की गई। अर्थात जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो IUCN के द्वारा ये जो कार्य योजना प्रस्तुत की गई, इस कार्य योजना को 1972 में 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन जिसे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के उस महत्वपूर्ण सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, इस सम्मेलन को UN कॉन्फ्रेंस ऑन दी ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इस कार्य योजना को स्वीकार कर लिया गया और ये जो कार्य योजना स्वीकार की गई 1972 में और आखिरकार 16 नवंबर 1972 को 1972 को इस कार्य योजना पर तात्कालिक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के द्वारा सहमति प्रकट कर दी गई और उसे स्वीकार कर लिया गया। और फिर 17 दिसंबर 1975 को, और ये इस प्रकार की जो संधि है या इस प्रकार का ये जो विचार है, कार्य योजना है, ये इफेक्टिव हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। ये तो माहौल बन रहा था विश्व भर में 1970 के दशक में आते आते। फिर अगर हम बात करें कि आगे चल कर के 1982 में 1982 में एक महत्वपूर्ण काम और हुआ। 1982 में एक जो कि एक संस्था है जिसने ट्यूनीशिया में, अफ्रीका का ये देश है ट्यूनीशिया, अफ्रीका के इस ट्यूनीशिया देश में इस संस्था के द्वारा, कौन सी संस्था, जो कि 1965 में गठित होने वाली एक संस्था जिसे ICOMS के रूप में जाना जाता है, इंटरनेशनल काउंसिल
ऑफ मोनूमेंट एंड साइट्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट्स वाली जो संस्था 1965 में पेरिस, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, जिसे गठित किया गया था, उसने 1982 में ट्यूनीशिया में पहली बार 18 अप्रैल को अपने एक प्रोग्राम, अपने एक कार्यक्रम में ये इस प्रकार का जागरूकता दिवस, जिसे विरासत जागरूकता दिवस के रूप में कहा जाता है, वो इन्होंने मनाया। और इसको सपोर्ट किया यूनेस्को ने। यूनेस्को ने इसे सपोर्ट कर दिया और यूनेस्को के द्वारा सपोर्ट करने के साथ ही अब यह 1983 से 1983 से फिर नियमित रूप से 18 अप्रैल से ये मनाया जाने लगा। और इस तरीके से ये यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तत्वाधान में, उसके सपोर्टिंग से इस प्रकार से ये विश्व विरासत दिवस मनाया जाने, ये उसका क्रम वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, जैसे हमने कहा ना, इसका महत्व, उद्देश्य, आवश्यकता किस रूप की है, इसका महत्व या उद्देश्य इसी रूप में है कि भाई ये जो विरासतें हैं, इन विरासतों को किस तरीके से संरक्षित करके रखा जाए। ठीक है ना। अब परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न इसके बन सकते हैं, तो पहली बात आरएस मेंस जैसे पेपर में, ये मेंस में ज्योग्राफी के उस पार्ट में इसको डाला हुआ है ना, वर्ल्ड हेरिटेज को लेकर के, विश्व विरासतों को लेकर के वो टॉपिक डाला हुआ है। ये जो टॉपिक है, देखिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर भी आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। ये जो आपका टॉपिक है, चाहे वो आरएस के डेस्क्रिप्टिव में अर्थात मेंस में लिखा जाने वाला पेपर, उसमें भी आप ये जो टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पर ये ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के हर प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हर प्रकार की परीक्षाओं में, क्योंकि ये करंट से जुड़ता है, ठीक है ना, ये आपके समसामयिक से जुड़ता है, करंट अफेयर्स से ये टॉपिक जुड़ता है। कोई भी एग्जाम हो करंट अफेयर से उस समय जुड़ता है जब भी कोई नई विरासत स्थल या कोई भी हेरिटेज प्लेस को चुना जाता है, कोई भी किसी कारण से कोई हेरिटेज प्लेस जो होता है वो विवादित हो जाता है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो उस समय यह करंट अफेयर्स का बिंदु बन जाता है, तो वहाँ पर जुड़ता है। इसी तरीके से अगर आप इसे देखें तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट से भी जुड़ता है, हिस्ट्री के पेपर से भी जुड़ता है, और उसी तरीके से पोल साइंस के पेपर से भी जुड़ जाता है। इसी प्रकार से ज्योग्राफी से, प्लेसेस को लेकर के ज्योग्राफी से भी जुड़ जाता है। राजस्थान जीके का ये तो पार्ट बन ही जाता है, ठीक है ना। तो ये हर तरीके से अपने आप में इसका महत्व परीक्षाओं की दृष्टि से आप देख सकते हैं इनको, कहाँ से इन चीज़ों को आप प्रश्न से कनेक्ट करके अपनी बात बता सकते हैं। तो देखिए, एक तो ये तो ऐतिहासिक बात होगी और उनका महत्व हम परीक्षा की दृष्टि से कहाँ कहाँ पर देखते हैं, तो इसके संबंध में भी हमको मोटा मोटा ये बात समझ लेनी चाहिए। फिर उसी के पश्चात अगर हम देखें कि भाई ये जो इसका अभी इससे संबंधित और बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं कि वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में ये जो विश्व विरासत स्थल चुने जाते हैं, इनके लिए देखिए 10 मापदंड तय किए गए हैं। पहली बात तो ये 3 श्रेणियों के हैं, ठीक है ना। 3 श्रेणियों के अंतर्गत इन विरासत स्थलों को चिन्हित किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज को जो चुना जाता है वो 3 में, एक तो यह है प्राकृतिक स्थल के रूप में, नेचुरल जो विरासत है प्राकृतिक स्थल है उसके रूप में चुनते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है या दूसरा जो इसका प्रकार है, वो दूसरा प्रकार सांस्कृतिक महत्व का होता है। सांस्कृतिक प्रकार के महत्व के स्थल होते हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में चुना जाता है। और तीसरे दोनों की मिक्सिंग, जहाँ पर दोनों प्रकार की स्थितियाँ मिलती हैं, मिक्स्ड प्रकार के जो प्लेस हैं, मिश्रित प्रकार के स्थल, ठीक है ना। और इनको 3 श्रेणियों में चुना जाता है। और अगर हम ये देखें तो आज वर्तमान में जो जुलाई 2021 तक आते आते जो 44th यानी 44वां यूनेस्को का तो ये सम्मेलन, जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जो कि चीन के फुजूहू नामक स्थान पर जो आयोजित किया गया था, इस सम्मेलन में यहाँ पर ये कुछ जो हर समय इस पर जो चर्चा होती रहती है कि भाई विरासती स्थलों में किस किस को और जोड़ा जा सकता है या किस किस को इसमें से हटाया जा सकता है, क्योंकि 3 स्थलों को अभी तक हटाया भी गया है। तो एक तो इसमें अगर हम कहें लिवरपूल को हटा दिया गया है ना 2021 में, इसी सम्मेलन में, जैसे 44th सम्मेलन कह रहे हैं, तो ये चर्चा है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बन सकता है। हाल ही में ये इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है ना, जुलाई 2021 में लिवरपूल, जो कि ये यूके का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तटीय प्रकार का क्षेत्र, लिवरपूल मैनचेस्टर, जहाँ पर औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रारंभ होती है जहाँ से, वो ऐसा महत्वपूर्ण स्थान, तो वहाँ का जो इलाका है उस इलाके में वहाँ पर जो उस तरीके का लेगून जोन है, झील क्षेत्र है वहाँ आसपास वाला, उसकी हेरिटेज जो उसका कंसेप्ट है, नेचुरल हेरिटेज का जो उसका स्वरूप है, उसको नष्ट किया गया है, या वो है वहाँ के मानवीय क्रियाकलापों की
वजह से वहाँ पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ा है कि उसको आप सोच लीजिए कि उसको इस हेरिटेज साइट से हटा ही दिया गया है। इसी तरीके से ओमान सेंचुरी को भी 2007 में हटा दिया गया था। 2009 में भी इसी प्रकार से जो जर्मनी की एल्बे घाटी है, ड्रेसडेन एल्बे घाटी, उसको भी इस तरीके से हटा दिया, क्योंकि उस नदी पर जो उसका विरासती स्वरूप था, उसका हेरिटेज जो इमेज थी, उस पर यह पुल बना करके और यह आधुनिकतम करने का जो प्रयास किया गया, तो उसके तहत उसके हेरिटेजनेस जो थी वो समाप्त हुई है। तो इस वजह से उसको भी हटा दिया। 3 स्थलों को इस तरीके से हटाया भी गया है। तो देखिए, प्राकृतिक प्रकार के स्थल जो हैं और सांस्कृतिक स्थल और मिश्रित स्थल जो हैं, इनको लेकर के अभी वर्तमान में 167 देशों में 167 कंट्रीज, अगर टोटल बात करते हैं तो आज विश्व के 167 देशों में 1154 साइट्स का चुनाव किया हुआ है। ये विश्व विरासत स्थल के रूप में चुने हुए हैं। 1154 विश्व विरासतें चिन्हित की हुई हैं, ठीक है ना। इनमें से जो 40 विरासतें हैं वो भारत की हैं। ये जुलाई 2021 के सम्मेलन में ये 40 विरासतों, टोटल 40वीं जो विरासत है, जो कि ये गुजरात का धोलावीरा इलाका, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का ये जो धोलावीरा क्षेत्र है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज में चुन लिया गया है, उसको उसमें स्थान दे दिया गया है, ठीक है ना। तो 40वां स्थान तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण हो गया। कौन सा स्थान? आपने कहा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या ये मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता है, उस सभ्यता में जो गुजरात का धोलावीरा क्षेत्र है, उसको इस 2021 में चुना गया। 2019 में इससे पहले भी जयपुर की 4 दीवारी क्षेत्र को चुना गया था। तो ये जो 40 स्थान हैं, तो उन 40 स्थानों की भी हम बात कर लेंगे। देखिए, ये जो स्थल हैं, इनमें जो प्राकृतिक स्थल हैं, इन प्राकृतिक स्थलों की अगर हम बात करें तो विश्व स्तर पर ये जो प्राकृतिक स्थल हैं, इनमें वर्तमान में 218 स्थान तो प्राकृतिक स्थल हैं। सांस्कृतिक स्थलों को लेते हैं तो ये 897 जो स्थान हैं वो सांस्कृतिक स्थल के रूप में हैं, और मिश्रित स्थान जो हैं वो 39 मिश्रित स्थान हैं, ठीक है ना। तो अभी नवीनतम जो ये हमारे सामने लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनके अनुसार एक तो ये संख्या भी मोटा मोटा हम ध्यान रख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। वहीं पर जो 40 स्थान हैं, वहीं पर जो भारत के जो 40 स्थान हैं, उन 40 स्थानों को अगर हम लें तो 40 स्थान में से 7 स्थान तो जो हैं वो प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक प्रकार के स्थान जो हैं, प्राकृतिक विरासती स्थलों में 7 हैं, और इसी तरीके से जो सांस्कृतिक प्रकार के स्थल हैं, सांस्कृतिक प्रकार के जो स्थल हैं वो 32 हैं, और एक जो स्थल है वो स्थल है मिश्रित। एक स्थल मिश्रित है, तो ये प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक जो मिश्रित स्थल है, वो मिश्रित स्थल कौन सा है? वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा वाला जो इलाका है, अर्थात जो कि अगर आप भारत के मानचित्र के हिसाब से देखते हैं, तो भारत के मानचित्र के हिसाब से देखिए, अगर हम ये जो इलाका है, भारत और नेपाल की जो सीमा है, भारत और जो नेपाल की सीमा है, इस सीमा वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये जो इलाका है ना, ये यहाँ पर ये कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम और नेपाल वाले इलाके से संबंधित है। इस क्षेत्र में यहाँ पर एक तो ये प्राकृतिक स्थल तो है ही है, नेचुरल प्लेस तो है ही है, और उसके साथ साथ यहाँ पर सिक्किम की यह प्राचीन कालीन बौद्ध संस्कृति का भी यहाँ पर यह विरासती स्वरूप देखने को मिलता है। तो इन दोनों का मिक्सिंग जोन है इस इलाके में, इसलिए इस क्षेत्र को भारत के मिश्रित विरासत के रूप में या मिश्रित जो स्थल चुने हुए हैं उस रूप में हम इसको लेते हैं, या इन्होंने यूनेस्को के तहत इस स्थल को लिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक तो भारत के 40 स्थानों की बात आपको कर लेनी है कि जो कर्नाटक के जो स्थान हैं वो 2022 के लिए ना, एक्चुअली हम यह बात ये कहना चाह रहे हैं कि 2022-23 के लिए जो भारत सरकार का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, उस केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 2022-23 के लिए कर्नाटक के जो होयसले मंदिर हैं, जिसमें शिव को समर्पित मंदिर है, हेरिटेज इस प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, शिव को समर्पित है, विष्णु को समर्पित मंदिर है और कृष्ण को समर्पित मंदिर है, इस तरीके के ये जो हेरिटेज मंदिर हैं, इनका प्रस्ताव भेजा गया है 2022-23 के लिए,
ठीक है ना। तो एक तो इसकी बात हम कर रहे हैं। वहीं पर अगर विश्व के आपने जो 1154 स्थलों की बात की ना, उनमें ये 167 देशों के हैं। और एक प्रश्न यहाँ पर ये भी ध्यान कर लीजिए कि इटली में ये सर्वाधिक इस प्रकार के हेरिटेज प्लेस हैं। इटली में सर्वाधिक इस प्रकार के स्थल हैं। सबसे ज़्यादा स्थल रखने वाला जो देश है वो इटली है। इसी प्रकार से भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ पर स्थल हैं वो राज्य है महाराष्ट्र राज्य को भी इस रूप में ध्यान रख लेंगे। यहाँ पर 5 हेरिटेज प्लेस हैं, 5 विरासती स्थल हैं, उसको भी आप मोटा मोटा इस रूप में ध्यान कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके भारत का जो पहला 1983 में 1983 में जो भारत का पहला महाराष्ट्र का ही एलोरा जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं को पहला हेरिटेज प्लेस के रूप में चुना गया। राजस्थान के स्थलों की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के स्थलों में देखिए, सबसे पहले तो 1985 में 1985 में ही घाना का जो केवलादेव नेशनल पार्क है, ये जो सेंचुरी है, जो नेशनल पार्क है केवलादेव का, वो उसको प्राकृतिक स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। आगे चल कर के फिर इसी तरीके से जो राजस्थान का एक तो ये स्थान हो गया केवलादेव वाला। दूसरा स्थान जो है वो वर्ष 2010 में जो जयपुर का जंतर मंतर है उसे इसके रूप में चुना गया, नंबर 2। नंबर 3 हम देखें तो 2013 में जो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग हैं या पहाड़ी किले हैं, उनको जो 6 दुर्ग हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण, उन 6 दुर्गों को इसके लिए चुना गया। देखिए राजस्थान के जो 6 दुर्ग हैं, उन 6 दुर्गों में एक तो चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ फोर्ट है वहीं पर पास में स्थित कुंभलगढ़ में, ठीक है ना। इसी तरीके से जयपुर का आमेर फोर्ट है, आमेर का किला है। और जैसलमेर का किला है, जैसलमेर फोर्ट है। और इसी प्रकार से एक सवाईमाधोपुर का रणथंबोर फोर्ट है, ठीक है ना। और इसी तरीके से एक जो है वह झालावाड़ का गागरोन का किला। ये 6 स्थानों को पहाड़ी किलों के रूप में वहाँ हेरिटेज साइट के रूप में इन्हें चुना है, ठीक है ना। तो राजस्थान की एक तो इनको भी ध्यान रख लेना है। इनके जो आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान इससे संबंधित हैं या इससे संबंधित नहीं हैं, इनको लेकर के। और वहीं पर आपने कहा ना कि भाई एक तो देखिए, एक तो आपने कहा कि 2013 में राजस्थान का ये पहाड़ी दुर्ग जो है 6 प्रकार के, और ये जो 2019 में जयपुर का जो हेरिटेज इलाका है जिसे वर्ल्ड सिटी कहा जाता है, यानी जयपुर का 4 दीवारी जो क्षेत्र है, उस 4 दीवारी क्षेत्र को भी इस तरीके से इसको चुन लिया गया। तो कुल मिलाकर के ये 4 स्थान जो हैं ये विश्व के मानचित्र पर विश्व विरासती स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा चुने हुए हैं। अब देखिए इनका फ़ायदा क्या होता है। इनका फ़ायदा ये होता है कि इनका जो संरक्षण होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और यूनेस्को उनको व्यापक रूप में सहायता प्रदान करता है। यूनेस्को के तत्वाधान में भी इन सांस्कृतिक स्थलों को सुरक्षित रखने के कार्यक्रम किए जाते हैं या उनसे संबंधित उनको मदद प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत के और विश्व भर के ये जो इस प्रकार के सांस्कृतिक स्थल हैं, इनका महत्व परीक्षा की दृष्टि से भी आपको ध्यान करके रख लेना है, ठीक है ना। तो आप यही तो बता रहे हैं ना कि भाई प्राचीन काल से लेकर के और आज तक मानव जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे जो भी उसके लिए प्राकृतिक स्थल महत्वपूर्ण रहे हैं, जो इन प्राकृतिक स्थलों की विरासत, जो नेचुरल एनवायरनमेंट की जो विरासतें हैं उनको सजो करके रखना और मानव के द्वारा किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यों से संबंधित ऐसी विरासतों को संभाल करके रखना, और फिर दोनों से मिलता जुलता तीसरे श्रेणी जिसे मिश्रित स्थल के रूप में यह चुना गया है। तो जो स्थान जैसे जैसे कोई नया स्थान चुना जाता है वैसे वैसे वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता चला जाता है। तो थोड़ा सा ये करंट अफेयर्स के हिसाब से हमेशा आपको अपडेट होकर के रहना है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम अभी जैसे हमने बात की उसी तरीके से कोई और महत्वपूर्ण ऐसा दिवस जो परीक्षा में हर तरीके से काम आने वाला है उस पर भी हम नेक्स्ट किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे।